लेक्चर 52 अदिति का रिश्ता और पैनिक अटैक। माया जी जब रणविजय जी की तस्वीर को देख रही थीं तभी उनके पीछे से आवाज आई, तस्वीरों पर यूं भरोसा नहीं करा करते, वो अक्सर झूठ बोलती हैं। तुम पहले भी यही गलती कर चुकी हो और बार बार अपनी गलती को दोहराते रहना बेवकूफ़ी होती है। मिसेज माया जय सिंह। अपने पीछे से आई हुई आवाज को सुनकर माया जी के चेहरे पर चमक आ गई क्योंकि वो इस आवाज को बहुत ही अच्छे से पहचानती थीं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रणविजय जी की ही थी। माया जी बिना पीछे मुड़े ही बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने रणवी, तस्वीरें अक्सर झूठी होती हैं, ये बस दिखावे का एक जरिया है। और रही बात बेवकूफ़ी की तो ये जान लो कि माया अब पहले जैसी नहीं रही, अब मैं वापस सब कुछ सही करने आई हूँ। फिर माया जी पीछे मुड़ते हुए रणविजय जी के चेहरे पर अपनी नज़र जमाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे 30 साल पहले थे। रणविजय जी हंसते हुए, तुम भी तो नहीं बदली, पहले चुहिया लगती थी और अब बुढ़िया लगती हो। रणविजय जी की बात सुनकर माया जी खिसिया गई मगर कुछ बोली नहीं। कुछ ही देर में माया जी सोफे पर बैठकर अपनी नज़र इधर उधर जमाते हुए बोली, वैसे बड़ा सन्नाटा लग रहा है, हमारी तूफान बेटी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। रणविजय जी अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोले, वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर गई होगी। माया जी ने जब रणविजय जी के चेहरे पर स्माइल देखी तो वो बोली, लगता है तुम अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। रणविजय माया जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, अब मेरी बेटी है ही ऐसी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए और फिर उसका बचपना देखकर कोई रोता हुआ भी हंस पड़े, बहुत शरारती है। माया जी अपनी बात को रखते हुए रणविजय जी से बोली, देखो रणवी, मैंने अपने पास्ट में जो कुछ भी किया उसके लिए मैंने तुमसे माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। रणविजय जी को माया जी की बात समझ नहीं आई तो वो बोले, मैं कुछ समझा नहीं माया, साफ साफ बोलो तुम कहना क्या चाहती हो। माया शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। मैं तुमसे अदिति का हॉन्थ अपने एकलौते बेटे वीनू के लिए मांग रही हूँ। माया जी की बात सुनकर रणविजय जी को एक शौक सा लगा मगर रणविजय जी माया की चालों से अनजान अदिति के रिश्ते के लिए बेहद खुश हो गए और वे खुशी खुशी बोले, वाह तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, मगर पहले मैं अपनी बेटी से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माया जी रणविजय जी की बात सुनकर खुश हो गईं लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये लग रहा था कि जरूर अदिति इस रिश्ते के लिए मना कर देगी, इसलिए अब उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति एक शांत से बीच पर बैठी लहरों को आते जाते देख रही थी। उस बीच पर बहुत ही शांति थी। लहरें जब भी चट्टान की सतह से टकराती तो पानी की कुछ बूंदें अदिति के चेहरे पर आ गिरती। मौसम खराब होने से दोपहर का समय होने पर भी ऐसा लग रहा था कि मानो थोड़ी ही देर में अंधेरा छा जाएगा। अदिति सिर्फ लहरों के शोर और सरसराती हवाओं को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर और अपने दोनों हाथों को पीछे करके टेक लगाकर बैठी हुई थी। तभी अचानक से 2-3 आदमियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर अदिति ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी मगर उसको कोई नहीं दिखा तो अदिति ने अपना वहम समझकर अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। तभी एक आदमी दौड़ते हुए अदिति के पास चिल्लाते हुए आया और हंसते हुए बोला, प्लीज़ हेल्प मी, वो मुझे मारा देगा, प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़। अदिति कुछ बोलती कि तभी उसकी नज़र उस आदमी के पीछे पड़ी जहां से 2 आदमी रोते चिल्लाते हुए दौड़कर उसकी ही तरफ आ रहे थे। तभी अचानक 2 गोलियों के चलने की आवाज आई और वो दोनों वहीं गिरकर मर गए। जब अदिति की नज़र उस गोली चलने की दिशा में गई तो पाया एक आदमी जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो अपनी गन को अपनी पैंट की पीछे वाली पॉकेट में रख रहा था। इस वक्त वो लड़का किसी ग्रीक गॉड की तरह दिख रहा था जिसकी मसल्स शर्ट पहनने पर भी दिखाई दे रही थी। जब उस आदमी ने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो अदिति अपनी जगह जम सी गई क्योंकि सामने से और कोई नहीं बल्कि त्रियम ही आ रहा था और उसने ही उन आदमियों को शूट किया था।
त्रियम को देखकर अदिति के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर त्रियम ने अभी तक अदिति को नहीं देखा था क्योंकि इस वक्त त्रियम का फोकस सिर्फ और सिर्फ उस आदमी पर था जिसकी पीठ त्रियम की तरफ थी। उस आदमी के हटे कट्टे होने की वजह अदिति का चेहरा त्रियम को नजर नहीं आ रहा था, मगर अदिति त्रियम के हर एक मूवमेंट को साफ साफ देख पा रही थी। त्रियम ने अपने लेफ्ट हैंड से अपने माथे पर आ रहे बालों को एक झटके में पीछे कर दिया और अपने सन ग्लासेस को उतारकर अपनी शर्ट में खोंस दिया। इस वक्त त्रियम का लेफ्ट हैंड उसके पैंट की पॉकेट में था तो वहीं उसके राइट हैंड में एक बेशकीमती ब्लैक कलर की वॉच थी और उसी हाथ में त्रियम अपनी गन को उस आदमी पर पॉइंट करे खड़ा था। वो आदमी अदिति के सामने अपने आप को बचा लेने की भीख मांगते हुए बोला, प्लीज मुझे बचा लो वरना वो मुझे मार देगा, मुझे अभी नहीं मरना प्लीज। जब उस आदमी ने अदिति को अपनी तरफ ना देखता पाकर दूसरा ओर देखता पाया तो वह भी पीछे मुड़ा और जब उसने पीछे मुड़े आदमी की तरफ देखा तो पाया त्रियम उसके ऊपर ही गन पॉइंट किए खड़ा था। उस आदमी के पीछे मुड़ते त्रियम की नज़र अदिति पर पड़ी जो कि उसकी ही तरफ एकटक देखे जा रही थी। ये देखकर त्रियम को थोड़ा अजीब महसूस हुआ क्योंकि वो अदिति के सामने ही किसी आदमी की जान नहीं लेना चाहता था। अदिति बस एकटक त्रियम के चेहरे की तरफ देख रही थी क्योंकि इस वक्त अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और समुद्र का किनारा होने की वजह से हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी जिससे त्रियम के लंबे बाल उसके माथे पर बार बार आ रहे थे। इस वक्त त्रियम का बिखरा हुआ लुक अदिति को कहर लग रहा था। अदिति बस त्रियम को घूरे जा रही थी तो वहीं त्रियम की नजरें इस वक्त अदिति के चेहरे पर थी जिस पर उसके बाल बार बार इधर उधर हो रहे थे और अदिति तेज तेज अपनी पलकें झपकाते हुए त्रियम को ही देख रही थी। लहरों के फुहारों और बारिश की हल्की बूंदों की वजह से अदिति की टी शर्ट भीगकर उसके जिस्म से चिपक गई थी। अदिति का शॉर्ट ब्लैक टी शर्ट पर अदिति का गोरा रंग निखर कर आ रहा था। अदिति का शरीर इस वक्त किसी दूध पर पड़ी हुई मलाई की तरह चमक रहा था। इस वक्त अदिति बला की खूबसूरत लग रही थी। त्रियम की नजरें इस वक्त ना चाहते हुए भी अदिति की गर्दन से होते हुए उसके टाइट मखमल जैसे मुलायम और कसे हुए सीने पर जा रही थी, जिसका साइज टी शर्ट चिपकी होने की वजह से काफी बड़े नजर आ रहे थे। इस वक्त त्रियम कसकर अदिति को अपनी बाहों में भरकर उसके सीने को अपने सीने से सटाकर उसको जी भर के अपने होंठों से सहलाना चाहता था। अदिति को सिर्फ इस तरह देखने भर से ही त्रियम की नसें टाइट होने लगी थीं। सिर्फ अदिति को इस तरह से देखने भर से त्रियम का ये हाल था तो तब क्या होगा जब अदिति उसके सामने बिना कपड़ों के आएगी। ये सोचते ही त्रियम के जिस्म के तार झंझनाने लगे। उन दोनों को एक दूसरे में खोया हुआ देखकर उस आदमी ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, मगर तभी गोली चलने की आवाज आई और वो आदमी एक भयानक चीख के साथ वहीं ढेर हो गया। मगर उस आदमी के बगल में ही खड़े होने की वजह से उसके शरीर की खून की छींटें अदिति के चेहरे पर जा पड़ी और अदिति अपनी ही जगह जम सी गई और उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब उसके सामने ही उसकी माँ और बहन को गोली मारी गई थी। ये सोचते ही अदिति की आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए। अदिति को यूं इस तरह देखकर त्रियम की आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। इस वक्त अदिति को देखकर त्रियम का बहुत जोर से धड़क रहा था। अब उसे लग रहा था कि अदिति उसका ये रूप देखकर कहीं उससे डरने ना लग जाए। फिर त्रियम धीरे धीरे अदिति की तरफ बढ़ने लगा और अदिति त्रियम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी जिसने उसकी माँ और बहन को मारा था वो उसे मारने आ रहा है। ये सोचकर ही अदिति रोते हुए धीरे धीरे अपनी जगह से पीछे हट रही थी। इस वक्त अदिति को पैनिक अटैक आया था इसलिए उसको त्रियम में उस आदमी की परछाई नजर आ रही थी जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। अदिति की ऐसी हालत देखकर त्रियम का दिल बैठा जा रहा था और अदिति के लगातार पीछे की तरफ बढ़ने से त्रियम काफी ज्यादा हैरान परेशान हो रहा था, ये सोचकर कि जो लड़की आज तक किसी से नहीं डरी, इनफैक्ट अपने किडनैपर तक की बैंड बजा दी, आज वो सिर्फ एक गोली की आवाज से भला ऐसे पैनिक क्यों हो गई। कोई चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो, अपने पास्ट की कुछ बुरी यादों के सामने कमजोर पड़ ही जाता है, खासकर तब जब ये बुरा पास्ट आपकी आंखों के सामने एक तस्वीर बनकर घूमने लगे। ठीक इस वक्त अदिति के साथ भी यही हुआ।
उसका पास्ट उसके ऊपर इस कदर हावी हो चुका था कि वो इस वक्त क्या कर रही है और क्यों कर रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और इसी चक्कर में अदिति धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। त्रियम का दिल अब बहुत जोरों से धड़क रहा था क्योंकि अदिति लगातार पीछे जा रही थी और बारिश तो ऊपर से मौसम खराब होने की वजह से समुद्र में धीरे धीरे तूफान उठ रहा था, जिसकी वजह से लहरें काफी बड़ी बड़ी उठ रही थीं। इस वक्त समुद्र के किनारे जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था, मगर अदिति को इन सब का कुछ होश ही नहीं। वो बस त्रियम को देखकर अपने कदम पीछे ले रही थी। ऐसे ही करते करते अदिति एकदम किनारे तक पहुंच गई और जैसे ही उसने अपना कदम पीछे बढ़ाया तो स्टोरी विल बी कंटिन्यूड। चैप्टर 53 अदिति इन हॉस्पिटल। अदिति धीरे धीरे समुद्र के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुकी थी। ये देखकर त्रियम दौड़ते हुए अदिति के पास पहुंच गया और अदिति के सबसे पिछली सतह पर पैर रखते ही तुरंत उसे अपने करीब खींच लिया। मगर अदिति बिल्कुल पागलों की तरह बस एक ही बात बोले जा रही थी, प्लीज मेरी मॉम को कुछ मत करो, प्लीज वो बहुत अच्छी है, तुम उनको कुछ मत करना, नहीं मेरी दी को मत मारो। फिर अदिति जोर से चिल्लाते हुए, प्लीज मेरी दी को छोड़ दो, नहीं छोड़ो, मुझे जाने दो, वो मेरी मॉम को मार देगा, नहीं मुझे मॉम के पास जाना है। अदिति के इतना कहने के बावजूद भी त्रियम ने अदिति को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि त्रियम ने अदिति को खुद के सीने से इस तरह चिपका लिया जैसे वो उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि उसके होते हुए उसकी मॉम और दी को कुछ नहीं होगा। अदिति को शांत कराने के लिए त्रियम अदिति के बालों को सहलाते हुए बोला, शश, यहाँ कोई नहीं है, देखो यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा, प्लीज शांत हो जाओ। त्रियम अदिति को शांत कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर अदिति को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी अदिति की एक जोर की चीख सुनाई दी, नहीं छोड़ दो उन्हें। इतना कहते ही अदिति बहुत ही जोर जोर से रोने लगी थी। अब त्रियम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अदिति को किस तरह शांत कराए। एक तो त्रियम पहले से ही जोया के साथ हो रहे रिश्ते की उलझन में था, ऊपर से अदिति के इस तरह पैनिक होने से त्रियम को अब गुस्सा आ रहा था। चाहे कैसी ही हालत क्यों ना हो उसकी, मगर वो अपनी अदिति, अपनी दोस्त को ऐसी हालत में इस तरह रोते बिलखते हुए नहीं देख पा रहा था। त्रियम ने एक झटके से अदिति को खुद से अलग कर दिया और फिर अदिति की बाजुओं को जोर से पकड़कर अदिति को हिलाते हुए बोला, होश में आओ अदिति, होश में आओ। फिर त्रियम अदिति का चेहरा अपनी ओर करते हुए, देखो अदिति, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। देखो मैं तुम्हारा हॉटी हूँ, जिसे तुम्हें तंग करने में मजा आता है, देखो ये मैं हूँ तुम्हारा त्रियम। अदिति ने जब त्रियम के चेहरे की ओर देखा और उसकी बातें सुनी तब ऐसा लगा जैसे अदिति किसी गहरी नींद से जागी हो, और फिर वो सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई नहीं है, किसी ने उसकी मॉम को नहीं मारा, ये कन्फर्म करने के लिए बदहवास सी अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी। लेकिन तभी अदिति की नज़र उससे कुछ ही दूरी पर पड़े उस आदमी की डेड बॉडी पर पड़ी, जिसकी आंखें अदिति की ही तरफ टिकी हुई थी और उसका शरीर खून से लथपथ जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। ये देखकर अदिति त्रियम के एकदम से गले लग गई और जोर जोर से त्रियम की शर्ट के कॉलर को पकड़कर रोने लगी। इस वक्त अदिति की आंखों के सामने वो पल घूमने लगा था जब उसकी मां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और वो एकटक अदिति को अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देख रही थी। ये सब याद आते ही अदिति बेतहाशा रोए जा रही थी। त्रियम भी अब परेशान हो चुका था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अदिति की बातों से कुछ ना कुछ अंदाजा हो चुका था कि अदिति इतनी पैनिक क्यों हो रही है। अदिति त्रियम से लिपट कर रोते हुए बोली, उस आदमी ने मेरी मॉम को मार दिया था, मेरी दी को, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। काफी देर तक जब त्रियम को अदिति की आवाज नहीं आई तो त्रियम ने जब अदिति को देखा तो पाया अदिति बेहोश होकर त्रियम के गले से लगे ही झूल रही थी। अदिति को यूं इस तरह बेहोश होते देख त्रियम घबरा गया और वह तुरंत ही अदिति को लेकर हॉस्पिटल निकल गया। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। त्रियम अदिति का हौंद थामे बस एकटक अदिति के चेहरे की ओर देख रहा था। उसकी अदिति का चेहरा एक पल में कितना मुरझा सा गया। हमेशा हंसते खेलने वाली लड़की आज उसके सामने बेड पर यूं बेजान पड़ी हुई थी।
त्रियम के अंदर कहीं ना कहीं खून उबल रहा था। उसने अब ये अपने आप से वादा कर लिया था कि वो अदिति माँ और उसकी बहन के कातिलों को मौत से भी बदतर सजा देगा। तभी त्रियम के हाथों में रखे अदिति के होंठ की थोड़ी सी हलचल हुई। ये देखकर त्रियम एकटक अदिति के चेहरे की तरफ देखने लगा, जहां अदिति की आंखों की पलकें हिल रही थीं। धीरे धीरे अदिति ने अपनी आंखों तो उसके सामने त्रियम का चेहरा काफी ब्लर आ रहा था और एकदम से रोशनी पड़ने पर अदिति की आंखें फिर से बंद हो गई। जब अदिति ने तीसरी बार ऐसा किया तब जाके अदिति को त्रियम का फेस अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। त्रियम को अपने पास देखकर अदिति को काफी सुकून मिल रहा था। त्रियम अदिति को होश में आता देखकर काफी खुश हो गया, मगर उसके एक्सप्रेशन बाहर से काफी कठोर दिख रहे थे, मानो वो अदिति को यूं इस तरह हॉस्पिटल के बेड पर देखकर खुश ना हो। तभी अदिति की नज़र अपने होंठ पर गई, जिसे त्रियम ने अपने हाथों से बहुत ही टाइटली पकड़ा था। ये देखकर अदिति वापस अपने अवतार में आ गई। अदिति त्रियम की तरफ अपनी एक आंख विंक करते हुए मुस्कुराकर उससे फ्लर्ट करते हुए बोली, हाय, अगर मुझे पता होता कि यूं इस तरह मेरा होंठ पकड़कर बैठोगे तो मैं पहले ही हॉस्पिटल आने का इंतजाम कर लेती। दरअसल पैनिक अटैक आने के कुछ देर बाद जब अदिति नॉर्मल हो जाती थी तब वो सब कुछ भूल जाती थी, इसलिए अदिति थोड़ी देर पहले की सिचुएशन याद नहीं थी। उसे बस ये लग रहा था कि ये फिर से चक्कर आने की वजह से वो बेहोश हुई है, क्योंकि जब भी अदिति को पैनिक अटैक आता था तो उसके बाद अदिति की आंखें सीधा हॉस्पिटल में ही खुलती थी। तो रणविजय जी अदिति को सिर्फ यही बताते थे कि कमजोरी की वजह से वो बेहोश गई है, इसलिए अदिति को इस बार भी यही लग रहा था। अदिति की बात सुनकर त्रियम को काफी गुस्सा आया और उसने झट से अपने हाथों को अदिति के हाथों से अलग कर लिया। ये देखकर अदिति के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे त्रियम का उसके हाथ को यूं इस तरह हटाना पसंद नहीं आया। अदिति ने तुरंत ही त्रियम को कॉलर से पकड़कर अपनी तरह खींच लिया। अदिति की इस हरकत से त्रियम अदिति के चेहरे पर झुक गया और उसको अदिति की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। अदिति त्रियम की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एक मेरे जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें आगे से लाइन दे रही है और तुम भोंदू जैसे बस उसे इग्नोर ही किए जा रहे हो। देख लेना, एक दिन जब मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी ना, तब तुम्हें मेरी अहमियत पता चलेगी। इतना कहकर अदिति ने त्रियम का कॉलर एक झटके में छोड़ दिया और खुद त्रियम से दूर हटके बैठते हुए बोली, मेरे डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा दो, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी ये बासी और उजड़ी हुई शक्ल नहीं देखनी। त्रियम जो इतनी देर से अदिति के चुप होने का इंतजार कर रहा था, अदिति की बात सुनकर त्रियम एकटक अदिति को घूरते हुए बोला, देखो तुम मुझसे दूर ही रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, और हाँ प्लीज ना मेरे सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। त्रियम की बात सुनकर अदिति को भी गुस्सा आ गया। अब वो एक झटके में अपनी जगह से उठी और अपनी टी शर्ट को थोड़ा सेक्सी लुक देते हुए त्रियम की तरफ बढ़ गई। त्रियम से अब अदिति की हॉटनेस संभाली नहीं जा रही थी, इसलिए उसने खुद को एक्साइटेड होने से रोकने के लिए अपना ध्यान बांटने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखते हुए अपने मन में बोला, उफ ये लड़की, हे भगवान, इसको तुमने नॉर्मल लड़कियों की तरह क्यों नहीं बनाया? क्या जरूरत थी इसको इतना सेक्सी बनाने की? इसे देखकर मेरा खुद पर से कंट्रोल खो रहा है। अदिति को अब कहीं ना कहीं त्रियम की कमजोरी पता चल गई थी और अब वो इसी का फायदा उठाते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ त्रियम की तरफ बढ़ गई। अदिति त्रियम के पास पहुंचकर उसकी चेहरे पर धीरे धीरे झुकने लगी। अदिति को अपने इतना करीब देखकर त्रियम की धड़कनें काफी तेज चल रही थीं, इतनी कि अदिति भी साफ साफ सुन पा रही थी और उसे पता चल चुका था कि उसके सामने बैठा इंसान खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। त्रियम को यूं इस तरह जल्दी जल्दी थूक निगलते देखकर अदिति को मन ही मन काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो त्रियम को स्वीट सा टॉर्चर करना चाह रही थी। इसलिए अदिति ने त्रियम के चेहरा जो कि इधर उधर देख रहा था उसको अपनी तरफ करते हुए उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, बस एक मौका दो, मैं तुम्हें खुद की लत ना लगा दूं तो कहना। अदिति की बात सुनकर त्रियम उसका मतलब समझ गया कि अदिति किस मौके की बात कर रही है।
ये समझते ही त्रियम के कानों से धुआं निकलने लगा और वो सोचने लगा कि उसके सामने खड़ी लड़की आखिर इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है। ये सोचते